हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर वंदना बर्डे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें यूपीएससी सीएमएस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर इंटरव्यू तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर का पेपर देते हो, फाइनल ईयर पास करते हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल की स्टार्टिंग में आ जाता है और ये पेपर मिड अप्रैल में फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप जब आपका फाइनल ईयर पास कर लो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, या जब आपकी इंटर्नशिप चल रही हो या आप पोस्ट इंटर्न हो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फॉर्म भरा जाता है। और आपको इसमें फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये पेपर अपनी जो स्टेट है उसके कैपिटल में या फिर जो है कंट्री उसके कैपिटल में ऑफलाइन कंडक्ट होता है। मतलब अगर जैसे आप एमपी से बिलोंग करते हो तो आपका पेपर या तो आपको भोपाल सेंटर मिलेगा या फिर आपको न्यू दिल्ली सेंटर मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप जो फॉर्म है उसे टाइम पर जल्दी फिल कर ले ताकि आपको आपके स्टेट में ही जो है एग्जाम का सेंटर मिल जाए। और इसमें जो है दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जो पेपर 1 है वो मॉर्निंग में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का होता है, फिर आपको ब्रेक मिलता है। उसके बाद जो पेपर 2 है वो अपना 2 बजे से 4 बजे तक के होता है। तो इसमें जो पेपर 1 है उसमें मेनली पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन का उन्हें सिलेबस दिया है, और पेपर 2 में अपना सर्जरी, ऑप्स, गायनी और पीएसएम का सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन इसमें अदर सब्जेक्ट भी ओवरलैप करते हैं। इसमें पूरे 90 सब्जेक्ट पर पूछा जाता है। इसमें एनेस्थीसिया, फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट भी सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको जैसे आप नीट पीजी के लिए फाइनल ईयर के बाद जिस तरह आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करोगे तो वो सारा ही सिलेबस इसमें भी पूछा जाएगा। इसमें एक यूनिक चीज ये है कि एक टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन उन्हें पूछना है वो एक के नीचे एक दिए होते हैं। जैसे उन्हें लिवर सिरोसिस पे अगर 3 क्वेश्चन पूछना है तो तीनों क्वेश्चन सिक्वेंस में एक के नीचे एक होंगे। और पेपर ऑफलाइन होता है, आपको ब्लैंक जो गोले है उन्हें फिल करना होता है OMR सीट पर। तो ये आपको ध्यान रखना कि आप सही फिल करें। और उसके बाद पेपर के 1 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है जिसमें आपका रोल नंबर आता है। इस साल जो है 2024 में जो है 24,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है जो इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, और उसमें से 800 लोगों को 800 जो है सीट है जिसमें उन्हें चुनना है। तो अगर हम इसके बाद पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका जो इंटरव्यू जो है वो अपना अक्टूबर नवंबर में होता है। तो इंटरव्यू के लिए भी 2 स्लॉट्स रहते हैं। एक पहले एक बैच का हो चुका है जिनका मेनली अक्टूबर में हुआ है, और अभी जो रनिंग चल रहा है जिनका नवंबर में हो रहा है। तो इसमें भी एक फॉरनून में होता है, मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे तक के, और एक इवनिंग में इंटरव्यू होता है। तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको, अगर आपके पास आपकी परमानेंट डिग्री नहीं है तो आप आपका प्रोविजनल डिग्री और उसके साथ फाइनल ईयर की मार्कशीट ले जाना होता है। साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट और 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। अगर आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप आपके कॉलेज में अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट है तो आप वहां से आपका डॉक्यूमेंट रिटेंशन सर्टिफिकेट लेके जाइए जो वेरीफाई करे कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कॉलेज में सबमिट है। साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। और आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है एक कुछ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक डॉक्यूमेंट से जो आपने डेफ फॉर्म के टाइम फिल किया है वो लेकर जाना होता है। साथ ही साथ जो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो आपकी फोटो भी उसी टाइप से हो। जैसे अगर आप चश्मा लगाते हो तो आपकी जो फोटो है वो भी जो आप लेके जाओगे इंटरव्यू के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसमें भी आपका चश्मा लगा हुआ होना चाहिए। जैसे कि मेरा ऐसा था कि मेरी जो पासपोर्ट साइज फोटो थी उसमें चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो वहां पर अरेंजमेंट थे, फिर उनने वहां पर न्यू फोटो उन्हें क्लिक करी और उसके बाद उसके बाद मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का की प्रोसेस हुई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि जिस तरीके से आप अपीयर होने वाले हो, जैसे आपके हेयर है या एवरीथिंग, यू हैव टू हैव द सेम फोटो। और जो फोटो है वो लास्ट के 3 मंथ में ही क्लिक हुई वाली होना है, बहुत ही ओल्ड फोटो वहां पे नहीं चलेंगी। अब जो है जैसे ही हम वहाँ इंटर करते हैं, जैसे हमारा मॉर्निंग में था 9 बजे से, तो 8:30 से ही वहाँ पे एंट्री स्टार्ट हुई थी। फिर आप अंदर वहाँ पे आपका चेकिंग होते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, फिर आप अंदर जाते हो, आप अपना बैग, अपना मोबाइल अंदर ले जा सकते हो। फिर वहाँ पर आपको एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें आप अपना नाम वाम लिखकर अपना मोबाइल सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ अपना बैग भी वहाँ सबमिट कर सकते हो। आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स होता है,
है, आपका वेरिफिकेशन होता है और आपको साइन करना होता है। उसके बाद आपको एक टेबल अलॉट होते हैं, वहाँ पे 7 से 8 टेबल होते हैं डिफरेंट, जहाँ पर हर टेबल पे 3 से 4 स्टूडेंट होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पर आपके सारे ही जो आपने फोटोकॉपी करके ले गए हैं डॉक्यूमेंट्स, जिनका मैंने अभी आगे मेंशन किया था, उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लेके जाना है और साथ ही साथ सारी फोटोकॉपी पे आपको आपके खुद के साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है उन डॉक्यूमेंट्स को। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपको टिक करना पड़ता है जो जो आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास डिग्री अभी नहीं आई है तो आपको वहाँ पे आपकी प्रोविजनल डिग्री और उसके साथ ही आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट करना है। तो इस तरह आप जो जो सबमिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उस पर आपको टिक करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स आप अभी लेकर नहीं जा पाए हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उनकी ईमेल आईडी पर आप इंटरव्यू के बाद भी सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद आपको जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसके बाद आपको वहाँ वेट करते रहना पड़ता है। जैसा आपका नाम जो इंटरव्यू के लिए जो डेट आई और जो लिस्ट आई उसमें आपका जैसा नाम, अगर आपका नाम पीछे है तो आपका इंटरव्यू लास्ट में होगा। तो उस टाइम में आपके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ पर चाय कॉफ़ी अदर चीज़ें होती है जो आप ले सकते हैं। और इसके बाद जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो आपको आपको जो है एक लेने आएंगे और उनके साथ आपको जाना होता है। उसमें भी आपका फिर से सारे चेकिंग होता है। आप डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू के टाइम अंदर लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं और आप मेटेलिक वॉच भी वहाँ पहन के नहीं जा सकते हो। फिर आप जाते हो इंटरव्यू के वहाँ पर, आपको बाहर आप वेट करते होते हो, फिर वहाँ बेल रिंग होती है तो आप अंदर जाते हो तो आप परमिशन लेकर जाइए। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। मेरा जो इंटरव्यू था उसमें एक IAS ऑफिसर थे और 2 डॉक्टर्स थे। तो सबसे पहले मुझे उनने ऑब्स्गाइनी पर क्वेश्चंस पूछे, उसमें प्री एक्लेम्सिया पर क्वेश्चन था। उसके बाद जो परवेजानल ब्लीडिंग होती है उसके उनने मुझे एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कॉज बताने पूछे। साथ ही साथ मुझे जो है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग का जो पामकाइन क्लासिफिकेशन है वो पूछा गया, उस पर क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वारफेरिन अगर हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो क्या उसे परवेजानल ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह ऑब्स्गाइनी पे प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया और भी बहुत से टॉपिक थे जिन पर उन्होंने मुझे ऑब्स्गाइनी पर काफी क्वेश्चन पूछे। फिर जो दूसरे डॉक्टर थे उनने, जो सर थे, उनने मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में ENT पे क्वेश्चन पूछे और उसमें ये पूछा गया कि आपने हॉस्पिटल में किसी इमरजेंसी को मैनेजमेंट किया है क्या। तो आप पहले से ही ये क्वेश्चन अपने माइंड में हमेशा से याद रखिए कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो हॉस्पिटल में है वो कौन सी इमरजेंसी को मैनेज किया था। पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहिए और उस इमरजेंसी के बारे में मेंशन करिए जिसको आपने अच्छे से, आपको सब कुछ आता हो उसके बारे में, ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। उसके बाद उन्होंने मुझे नेजल ब्लीड का मैनेजमेंट पूछा और उसके बाद मुझे टॉन्सिल जो है टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी पर क्वेश्चन पूछे, उसके कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ उसका रिमूवल क्राइटेरिया पर क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझे सर्जरी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जिसमें मुझे उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मैंने अपने लाइफ में अभी तक के कभी सूचर किए है क्या। तो मैंने अभी तक के सूचर, क्योंकि मुझे सर्जिकल ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने अभी तक के कभी सूचर नहीं किए हैं। तो मैंने उन्हें यही बोला कि मैंने नहीं लगाया सूचर। तो वो सर्जरी पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो अभी जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में उन्हें या इंटर्नशिप में, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि भले ही आपको सर्जिकल ब्रांच नहीं लेना हो तो भी आप अगर हो पाए टाइम निकालकर आप जरूर सूचर करना और सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ा क्लिनिकल जरूर सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू में सारा ही नॉलेज जो है आपका पूछा जाता है और क्लिनिकल नॉलेज बहुत काम आता है वहाँ पे। मुझे वहाँ पर IAS ऑफिसर द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें एक क्वेश्चन ये था कि अभी मैं कहाँ वर्क कर रही हूँ। तो मैंने उन्हें आंसर किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैतूल में एज ए बॉन्डेड डॉक्टर अभी वर्क कर रही हूँ। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे मैं बैतूल से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है। इस पे मुझे क्वेश्चन था, यही 2 क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस से डिफरेंट थे, बाकी सारे जो क्वेश्चन थे मोस्टली जो थे सिलेबस से रिलेटेड थे। ये इंटरव्यू देने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा या मैं इसे
नहीं कर पाऊंगी, और इसलिए मैं सिर्फ ऐसा एक्सपीरियंस के लिए ये इंटरव्यू देने गई थी। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे सबसे मेन चीज़ इसमें समझ में आई कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ये आपका ये चीज़ें उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। सबसे ज़्यादा जो आपका इंप्रेशन पड़ता है कि किस तरह आप उनके क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, और किस तरह आपका बिहेवियर है। जैसे आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा, आप उन्हें अच्छे से बोलिए कि सर ये क्वेश्चन मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ इसका आंसर। साथ ही साथ आपको जो है इंटरव्यू देते वक्त आप जो भी सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसका आंसर करते वक्त उन्हें आई कांटेक्ट में उनका जवाब दीजिए। इससे आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उनने मुझे डर्मा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था, स्किन टेक क्या होता है। साथ ही साथ एनेस्थीसिया में मुझे लिग्नोकेन का डोज पूछा गया था, किस परसेंट में हम अभी यूज़ करते हैं। फिर उन्हें अदर एनेस्थीसिया के बारे में पूछा था, तो मैंने बिपिवाकेन का नाम लिया था। उस पर उन्होंने पूछा था कि उसकी एक मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी जो अभी के टाइम बहुत यूज़ की जा रही है, मुझे इसका आंसर नहीं पता था। तो उनने इसका मुझे आंसर बताया कि उसका प्री एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, इसलिए एनेस्थीसिया से पहले भी बिपिवाकेन को आजकल सर्जरी से पहले दिया जा रहा है। तो इस तरह जो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने उसका उनने मुझे आंसर भी बताया। तो मुझे ये इंटरव्यू एक इंटरव्यू न लग के ये बहुत ही मतलब एक डिस्कशन टाइप का था, जिसमें जो क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पा रही थी उसका उनने मुझे आंसर भी बताए, और बहुत ही स्मूथ वे में ये इंटरव्यू था। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, और ये इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था इंटरव्यू। अगर आपने नीट पीजी के लेवल की प्रिपरेशन करी है और एक बार रिवाइज करके जा रहे हो तो आप इसे निकाल सकते हो। इस साल जैसा कि मैंने बताया कि 24,000 लोगों ने इसे क्वालिफाई किया, और उसमें से 800 लोगों को इसमें उन्हें सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के बाद। तो कंपटीशन तो काफ़ी अब यूपीएससी सीएमएस में भी हो रखा है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर के जाओ तो आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। इसमें मेनली आपको सारे सब्जेक्ट पे आपकी कमांड रहना चाहिए, साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी, आप कैसे आंसर कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, ये बात भी मायने रखती है। इसमें आपकी प्रैक्टिस, जैसे आप एमबीबीएस में हमेशा हर प्रॉफ में जो हम वाइवा देते हैं तो वही टेक्निक हमें अपनानी है। हमें जिस तरह वाइवा में कोशिश करते हैं कि जो जो टॉपिक हमें बनते हैं अच्छे से बनते हैं उस पर हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा वाइवा उस साइड जाए। इसी तरह हमें इंटरव्यू के टाइम भी कोशिश करना है कि जो टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर हो वो आप कोशिश करें कि आप वही इमरजेंसी मैनेजमेंट या वही उसी तरफ आपके इंटरव्यू को ले जाने की कोशिश करें, ताकि आप सारे ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए। और इंटरव्यू देकर मुझे ऐसा लगा कि जो है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे लेते हो, फिर आपको जब इंटरव्यू देने जाने से पहले ही आपको एक फॉर्म मिलता है ट्रेवलिंग अलावेंस करके, तो आपको उसे फिलअप करना रहता है, आपकी जाने की टिकट और आने की टिकट। जो आप डे फॉर्म में जो आप आपका परमानेंट एड्रेस डालते हो वहाँ से आपके जो जाने की और आने की टिकट का आपको मनी मिलते हैं, केस मनी वहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें आपको सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास का जो है वहाँ पे चार्जेस दिए जाते हैं। तो आप उसमें अगर आपकी जर्नी जाते वक्त आपने 2 ट्रेन अगर ली है तो आप उन दोनों ट्रेन को डाल सकते हो, या आते वक्त आपने 2 ट्रेन ली तो आप इस तरह अपनी जर्नी मेंशन कर सकते हो, टोटल अमाउंट मेंशन कर सकते हो, जो आपको इंटरव्यू के बाद वहाँ पर केस के रूप में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आपके जो डे फॉर्म में जो फिल आपने किया है एड्रेस, उसके सिवा अगर कोई दूसरे जगह से अगर आप न्यू दिल्ली जा रहे हो तो आपको वहाँ का एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा कि आप दूसरी जगह से अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या वर्क कर रहे हो, तभी आपको उसका ट्रेवलिंग अलावेंस मिलेगा। जैसे अगर मैं बैतूल में वर्क कर रही हूँ और अगर मैं भोपाल से जा रही हूँ अगर इंटरव्यू देने, तो मुझे अगर वहाँ का वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं भोपाल से क्यों गई हूँ या मैं वहाँ पे वर्क कर रही हूँ किस पोस्ट पे, उसके बाद ही मुझे ट्रेवलिंग अलावेंस मिलेगा। और ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये इंटरव्यू देकर। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये इंटरव्यू जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है लाइफ का। और ओवरऑल देखा जाए अगर हम इसके बेनिफिट, हम यूपीएससी सीएमएस के बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पेपर जो है एमबीबीएस के बेसिस पर हो रहा है। तो अगर आप नीट पीजी क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो भी अगर आप अच्छे से पेपर क्वालिफाई करो और इंटरव्यू क्वालिफाई करो तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपने नीट पीजी क्वालिफाई कर लिया है तो इसमें आपको, और अगर आप अभी वर्क कर रहे हो और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है
तो आपको नीट पीजी के जो है उसके लिए आपको ड्यूरेशन जो है टाइम वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद भी आप यूपीएससी सीएमएस ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, ये सेंट्रल की जॉब है तो इसमें सैलरी भी उस हिसाब से होंगी। साथ ही साथ सेंट्रल की जॉब होने के कारण इसमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। तो इसके लिए आपको प्रमोशन के लिए और भी आगे आगे और इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। एक ड्यूरेशन के बाद, जैसे 3 ईयर में आपने एक पोस्ट पर वर्क किया, उसके बाद अपने आप ही आपका प्रमोशन होते चला जाएगा। इसमें कुछ जॉब फर्स्ट क्लास की भी होती है, जैसे रेलवे के डॉक्टर वगैरह, और सेकंड क्लास की भी कुछ जॉब होती है। लेकिन ओवरऑल जो है बहुत सी फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है। और ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो है नीट पीजी के लेवल की अगर तैयारी करते हो, तो ये पेपर क्रैक करना या इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम इसे कर सकते हैं। इसमें हमें जो है अपना ड्रेसिंग सेंस पर जो है बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। बस ये याद रखना कि आप जितना कोशिश कर सको कि आप फॉर्मल ड्रेस पहनो। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है और अदर जो चीज़ें हैं, इन सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप किस तरह क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं, आप किस तरह इंटरव्यू में इंटरेक्ट कर रहे हो, और आई कांटेक्ट करके किस तरह आंसर दे रहे हो। ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर नीट पीजी के बाद आपका ये इंटरव्यू होता है तो आप कोशिश करिए कि आप जो है सारे ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चाहिए। जैसे मुझे ऑप्स गायनी सर्जरी ईएनटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्हें फॉरेंसिक मेडिसिन पीएसएम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 5 रूम रहते हैं, सब में इंटरव्यू अलग अलग होते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किन के पास आ रहा है। तो आपको सारे ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाना है। और ये काफ़ी अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस है। सो अगर इसे क्वालिफाई करते हैं तो प्लीज़ ये इंटरव्यू दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।